हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बादल सर ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं बादल कुमार, रेलवे स्टाफ। मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी फाउंडेशन बेच शुरू किए थे, जिसमें आज लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 4 हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। उसके बाद फिर जैसे कुछ और पार्ट होगी, 3 से 4 वीडियो और आएगी, जिसमें से ये हम एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी का जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी पार्ट था वो हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ जिस प्रकार वीडियो में बने हैं बने रहिए, और जो भी नए बच्चे हमारे यहाँ हमसे जुड़ रहे हैं वो टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़े। वहाँ टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम पे मैं पर्सनल गाइड करता हूँ बच्चों को, और फिर बहुत ही जल्द हम टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए और भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग वीडियो 3 में कुछ ऐसे पढ़े थे, आकाशगंगा पढ़े थे, मंदाकिनी पढ़े थे, देवयानी पढ़े थे, GC-M33 पढ़े थे, सुपर क्लस्टर पढ़े थे, बल्ज पढ़े थे। इसको थोड़ा सा हम एक शॉर्ट वीडियो के रूप में शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। तो हम लोग पढ़े थे आकाशगंगा क्या होता है। आकाशगंगा क्या होता है कि ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को क्या बोलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, तारों के समूह को आकाशगंगा बोलते हैं। आकाशगंगा क्या है, असंख्य तारों के समूह को। सपोज दैट ये पूरा क्या है, ये ब्रह्मांड है। हाँ, इसमें क्या है, ये जो है बताए थे आपको आकाशगंगा, ये भी आकाशगंगा, ये भी आकाशगंगा, ये भी, इसमें बहुत सारे आकाशगंगा है। कितना आकाशगंगा है इसकी गिनती नहीं है, लेकिन अनुमानन है कि 100 अरब ब्रह्मांड में आकाशगंगा है, ठीक है ना। 100 अरब आकाशगंगा है। तो हम लोग क्या बोले कि आकाशगंगा क्या है, तो असंख्य तारों के समूह, बहुत सारे। एक आकाशगंगा में कितने, सपोज ये आकाशगंगा है, हाँ, तो इसमें कितने तारे हो सकते हैं, तो इसमें जो है असंख्य, अर्थात इसमें भी 100 अरब तारे हैं। तो फिर आकाशगंगा किसे कहते हैं, आकाशगंगा ब्रह्मांड, तो आकाशगंगा किसे कहते हैं कि असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा बोलते हैं, ठीक है, आकाशगंगा कहते हैं। तो हम लोग देखे थे आकाशगंगा गैलेक्सी। मंदाकिनी क्या था कि बहुत सारे आकाशगंगा है, बहुत सारे आकाशगंगा है, जिस जिस आकाशगंगा में हम लोग अर्थात हमारे सौर मंडल विद्यमान होते हैं, उस आकाशगंगा को मंदाकिनी बोलते हैं। देवयानी क्या था, देवयानी ये था कि हमारे आकाशगंगा के सबसे, अर्थात हमारे मंदाकिनी के सबसे नजदीकी जो आकाशगंगा होगा उसे देवयानी बोले थे। और दूसरा सबसे नजदीकी NGC-M33 बोले थे। उसके बाद फिर सुपर क्लस्टर क्या था कि तीन लगातार आकाशगंगाओं को सम्मिलित रूप से हम लोग सुपर क्लस्टर बोलते थे। और बल्ज क्या था कि किन्हीं भी आकाशगंगा, कोई भी आकाशगंगा लेते हैं, कोई भी आकाशगंगा के केंद्र भाग को बल्ज बोलते हैं। बल्ज क्या था कि कोई भी आकाशगंगा के केंद्र भाग को क्या बोले थे, बल्ज बोले थे। किसी भी आकाशगंगा के केंद्र भाग को बल्ज बोले थे। इस प्रकार हम लोग क्या हुआ उस लेक्चर 3 में इतना देखे थे। आकाशगंगा का आकार के साथ आकाशगंगा का आकार जो होता है, आकाशगंगा सर्पिलाकार होता है। तो हम लोग यहाँ तक ये सब देखे थे। उसके बाद फिर 2 आकाशगंगा जो है, अर्थात मंदाकिनी के बाद जो सबसे नजदीकी आकाशगंगा है उसे देवयानी कहते हैं। देवयानी हमारे मंदाकिनी से देवयानी कितनी दूरी पे है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पे। ये हम लोगों का पहले वीडियो में पढ़े थे, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन कराए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसके आगे, ठीक ना। तो इसके आगे हम लोग मंदाकिनी को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। क्योंकि इसलिए हम लोग मंदाकिनी को डिटेल में देखेंगे बाबू। हम लोग इसी में अब हैं, हम लोग जिस मंदाकिनी में, जिस आकाशगंगा में उपस्थित है, हमारे सौर मंडल है, पृथ्वी है, उसे ही हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। और मंदाकिनी, अब हम लोगों को मंदाकिनी को तो डिटेल में देखना है थोड़ा सा, इसीलिए देखना है डिटेल में क्योंकि हम लोग उसमें निवास करते हैं। उस मंदाकिनी में हम सभी हैं, ठीक ना। तो हम लोगों को थोड़ा सा देखना है मंदाकिनी को। तो मंदाकिनी को बोलते हैं मिल्की वे, हिंदी में दूध मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदाकिनी को बोलते हैं इंग्लिश में मिल्की वे, और हिंदी में इसका दूध मेखला बोलते हैं, ठीक है, मंदाकिनी। तो हम लोग मंदाकिनी को देखेंगे थोड़ा सा। तो अब हम लोग क्या शुरू करेंगे, मंदाकिनी को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। तो मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी को हम लोग देखने वाले हैं। तो मंदाकिनी को देखने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि मंदाकिनी का आकार कैसा था। तो हम बोले थे ये एक आकाशगंगा को ही मंदाकिनी कहे थे, लेकिन उस आकाशगंगा को मंदाकिनी कहे थे। उस आकाशगंगा को, ये क्या है, एक आकाशगंगा ही, आकाशगंगा ही है, लेकिन उस आकाशगंगा को मंदाकिनी कहेंगे जिस आकाशगंगा में हमारे सौर मंडल, सूर्य और उसके समस्त ग्रह पाए जाता है,
पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। क्या बोले हम लोग कि आकाशगंगा में, जिस आकाशगंगा में 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 हमारा सूर्य पाया जाता है और उसके समस्त ग्रह पाया जाता है, उसे ही हम क्या बोल दिए थे, मंदाकिनी कहे थे। मंदाकिनी कहे थे। तो मंदाकिनी किसे कहते हैं, दूध मेखला से बोलते हैं। इंग्लिश नेम है मिल्की वे या दूध मेखला भी बोलते हैं इसे। तो मंदाकिनी क्या हुआ कि जिस आकाशगंगा में हमारा सौर मंडल पाया जाता है तो उस आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं। समझ में आ गई। उसके बाद देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये आकाशगंगा का आकार पूछ दिया तो देखो सिंपल सी बात है, आकाशगंगा का आकार कैसा था, तो हम बताए थे आकाशगंगा का आकार सर्पिल आकार। आकाशगंगा का आकार कैसा है, आकाशगंगा का आकार सर्पिल आकार है। तो इसी प्रकार आकाशगंगा को ही तो मंदाकिनी बोल दिए, लेकिन सिर्फ अंतर ये था इसमें हम लोग हैं, हमारा सौर मंडल भी है, पृथ्वी भी है, इसलिए इस आकाशगंगा का नाम पड़ गया मंदाकिनी पड़ गया। अब मंदाकिनी का पूछेगा आकार कैसा है, तो सेम उसी वही आकार है, सेम ये वाला आकार ही, अर्थात कैसा आकार है, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार सर्पिलाकार। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि आकाशगंगा का आकार कैसा है, मंदाकिनी का आकार कैसा है। तो मंदाकिनी का आकार भी क्या है, मंदाकिनी का आकार भी सर्पिलाकार है, पहली बात। दूसरी बात, मंदाकिनी में क्या पाया जाता है, मंदाकिनी में सौर मंडल पाए जाते हैं। मंदाकिनी में सौर मंडल पाए जाते हैं। सौर मंडल मंदाकिनी में सौर मंडल पाए जाते हैं। सौर मंडल पाए जाते हैं मंदाकिनी में, सौर मंडल। उसी बात की मंदाकिनी के केंद्र को, आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं, तो मंदाकिनी भी वही हो गया। मंदाकिनी के केंद्र को क्या बोलेंगे, बल्ज कहेंगे। मंदाकिनी के केंद्र को भी क्या बोलेंगे, बल्ज कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हैं इस सब बातों को। उसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी समझ आ गया। मंदाकिनी में हमारी क्या है, सौर मंडल है। तो सौर मंडल के सबसे नजदीक में भी देखो एक्चुअली क्या है बाबू, ये मंदाकिनी है अर्थात आकाशगंगा ही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या इसमें सौर मंडल है। तो इसमें पूरे क्या है, इसमें 100 अरब तारा है। क्या बोले हम आपको, इसमें एक आकाशगंगा में 100 अरब तारा है। 100 अरब क्या है, तारा है। तो ये भी तो आकाशगंगा ही है, तो इसमें भी क्या है, तारा है। क्या सूर्य तारा है, हाँ सूर्य भी एक तारा ही है। तो इसमें कितने तारा है, 100 अरब तारा है। इसमें कितने तारा है, 100 अरब तारा है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद इसमें कितने ये होते हैं, कक्षा होते हैं। तो मंदाकिनी के 3 कक्षा होती है। मंदाकिनी की कितनी कक्षा होती है, तो मंदाकिनी के 3 कक्षा होती है। मंदाकिनी कितने कक्षा होती है, 3 कक्ष होती है। मंदाकिनी कितने कक्ष होती है, 3 कक्ष। जिस समय हमारे मंदाकिनी में तारा बनती है, जिस समय हमारे मंदाकिनी में तारा बनती है वो प्रथम कक्ष में होता है, अर्थात सूर्य भी हमारे प्रथम कक्ष में है। उसके बाद जैसे ही हम बताए थे तारा अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने एनर्जी खो देता है, तो वो लाल दानव कहलाता है। और ये लाल दानव अर्थात कोई भी तारा अपना जैसे ही अपनी एनर्जी को खो देगा तो वो लाल दानव बनेगा, और लाल दानव जो होगा वो दूसरी कक्ष में चला जाएगा। और फिर ये लाल दानव अपनी एनर्जी खोने के बाद जो ब्लैक होल बनता है वो तीसरी कक्ष अर्थात केंद्र में आ जाता है। तो आपको फिर हम क्या बताएं, ये प्रथम कक्ष में क्या होता है, तो तारा की युवा अवस्था होता है। क्या बोले, 3 कक्ष पाया जाता है, 3 कक्ष। तो आप पहले ये बताइए मंदाकिनी के कितने कक्ष होते हैं, तो मंदाकिनी के 3 कक्ष होते हैं। पहला कक्ष में क्या होता है, तारा युवा अवस्था में पाया जाता है। समझ में आ गया क्या कि जो है मंदाकिनी के पहला कक्ष में जो तारा पाया जाता है वो युवा अवस्था में पाया जाता है। और आपको बताए थे कि कोई भी तारा युवा अवस्था में सफेद रंग का होता है। कोई भी तारा क्या होता है, सफेद रंग का होता है। उसके बाद दूसरा कक्ष में
मध्य दूसरा कक्ष में क्या होते हैं, लाल दानव, लाल दानव, दानव का रूप लेता है। और तीसरा कक्ष जो होती है, तीसरा कक्ष बल्ज का रूप ले लेता है, अर्थात बल्ज, अर्थात तीसरा कक्ष जाते जाते तारा बल्ज का रूप लेता है। और बल्ज में जो होती है, बल्ज में सारे तारे आके यहाँ पे अपनी एनर्जी खो देता है और वो एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। अर्थात बल्ज में कौन सी तरह पाया जाता है, तो बल्ज में ब्लैक होल पाया जाता है, BLAC के ब्लैक, HOLE। तो बल्ज में आपको क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार, क्वेश्चन आपको पूछेगा, सॉरी आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा बाबू कि ब्लैक होल में किस प्रकार की सॉरी ब्लैक होल, बल्ज में ब्लैक होल पाया जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि ब्लैक होल किस में पाया जाता है, मंदाकिनी के किस भाग में पाया जाता है, तो बल्ज भाग में। लाल दानव किस भाग में पाया जाता है, तो दूसरा कक्ष में पाया जाता है। प्रथम कक्ष में या प्रथम कक्ष में तारा युवा अवस्था में होता है। प्रथम कक्ष में तारा युवा अवस्था में होता है, प्रथम कक्ष में तारा युवा अवस्था में होता है। और दूसरा कक्ष में वो लाल दानव का रूप ले लेता है। और तीसरा कक्ष में वो सारे तारे आके सम्मिलित रूप से हम मिल जाते हैं और जिसे जो ब्लैक होल का निर्माण करता है, जो ब्लैक होल का निर्माण करता है। तो हम लोग इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग एक चीज देखेंगे कि ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है, इसी मंदाकिनी में एक ऐसा तारा तारा का समूह है। हाँ, ओरियन नेबुला क्या है, ओरियन नेबुला एक पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, ओरियन नेबुला। तो समझिए इस बात को, तो हम लोग ओरियन नेबुला किसे कहेंगे कि इस मंदाकिनी में एक ऐसा तारा का समूह है जो सबसे ज्यादा चमक रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा ज्यादा चमकते हुए बड़ा सा दिखा है। तो ये जो है, अर्थात हम क्या कहना चाह रहे हैं, ओरियन नेबुला क्या होता है, ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला। तो समझिएगा, अर्थात मंदाकिनी में सबसे अधिक चमकने वाले तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, क्या बोले हम लोग, ओरियन नेबुला क्या है कि मंदाकिनी में सबसे अधिक चमकने वाले तारों के समूह को ओरियन नेबुला, तारों के समूह या क्षेत्र को, सबसे अधिक चमकने वाले तारे के क्षेत्र को ओरियन नेबुला कहते हैं। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या कि मंदाकिनी के में पाए जाने वाले सबसे अधिक चमकने वाले आप सिर्फ यहाँ पे समझिए, ठीक है, अच्छे से लिखना नहीं है आप, लेकिन जो नोट बनाते हैं, नोट को आप एज इट इज जो स्क्रीनशॉट लेके एक बार लिख लीजिए। फिर क्या है, हम आपको जितना पढ़ाते हैं टेलीग्राम पे सारे नोट आपको हम प्रोवाइड करवा देते हैं, लिखा हुआ हम खुद से टाइपिंग करके लिख देते हैं, ठीक ना। उसके लिए आप टेंशन मत फ्री हो जाइए। आप पहले किया कीजिए, अच्छे समझ लीजिए और फिर नोट कॉपी पेन लेके बैठिए, आप फिगर वर्क बनाइए, दिमाग में एडजस्ट कीजिए, दिमाग खुद को याद कीजिए, क्लास में याद कीजिए, याद हो जाए उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का समय देंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जो फिगर बनाइए, आप इसको हर एक वीडियो में हम फिगर बना रहे हैं तो फिगर आपको भी बनाना है। उसके बाद फिगर बनाने के बाद आपको ऐसा ड्रॉ करना है। उसके बाद उसके नीचे तक फिर जो हम जो टेलीग्राम पे हर क्लास का लिखा हुआ नोट दे देते हैं, उसको आप फेयर कर लीजिए। अगर आप खुद से समझने के बाद सक्षम है लिखने के लिए तो आप नोट का सहारा मत लीजिए। नोट का सहारा कुछ भूल रहे हैं तो ले लीजिए, लेकिन नोट का सहारा नहीं लेना है। आपको खुद से क्या करना है, आपको खुद से समझ के नोट बनाना है। अगर आप इतना सक्षम हैं कि नोट हम खुद से नहीं बना पाए तो आप उसमें हम टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम में हम नोट खुद से हाथ से लिख के हम देते हैं, तो आप वहां से देख लीजिए या आप यहाँ से समझ के खुद से नोट बनाइए। अगर आप खुद से बनाते हैं बहुत ज़्यादा आप खुद को अच्छा फील कर पाएंगे और आपका जो नोट होगा वो दुनिया का सब सारे बुक फेल है। खुद हम भी आपको जो पढ़ा रहे हैं आपके नोट के सामने हम फेल है, क्योंकि आपका नोट वो सर्वे सर्वा है, ठीक है। तो आप खुद से समझ के नोट बनाइए, ठीक है। तो आपको हम बता दिए कि मंदाकिनी क्या आकाशगंगा, जिस आकाशगंगा में हमारा सौर मंडल है, इसे क्या बोले थे हम लोग, सौर
सौर मंडल। तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा जिस आकाशगंगा में हमारा सौर मंडल है, उस आकाशगंगा को, अर्थात हम भी हैं, सौर मंडल है तो पृथ्वी पे तो हम भी हैं, उस आकाशगंगा को ही क्या बोलेंगे, मंदाकिनी नाम दिए, मंदाकिनी, इंग्लिश में मिल्की वे। और ना मिल्की वे का शुद्ध कीजिएगा तो दूध मेखला बोलते हैं, ठीक है, ये बात हो गया। लेकिन इसका आकार कैसा है, तो जिस प्रकार की इसका आकार आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार था, तो मंदाकिनी का आकार भी सर्पिलाकार हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। इसमें कितने घूर्णन कक्ष है, इसमें 3 कक्ष है। पहला कक्ष में जो है तारा युवा अवस्था में होता है, और फिर दूसरा कक्ष में वो तारा लाल दानव को रूप लेता है, और तीसरा कक्ष में जब प्रवेश करता है, सारे तारे ब्लैक होल में समा जाता है, और उसी ब्लैक होल जो होता है बल्ज में पाया जाता है। तो समझ में, इतनी ही बात आपको समझ में आ गई कि बल्ज में ही ब्लैक होल पाया जाता है। हम बल्ज बनाए हैं, बल्ज के अंदर ब्लैक होल बनाया है, तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम ये भी बताया आपको कि मंदाकिनी में कितने तारा है बाबू, तो एक मंदाकिनी में, अर्थात हमारे मंदाकिनी में 100 अरब तारा है। क्या और किसी आकाशगंगा में 100 अरब तारा है क्या? हाँ, हर एक आकाशगंगा में 100 अरब तारा है। जितने भी आकाशगंगा हम बनाएंगे, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है, और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारा है। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारा है, तो इस आकाशगंगा में, अर्थात मंदाकिनी में कितने तारा है, 100 अरब तारा है। लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा चमकने वाला जो तारा है ना, उसे हम बोलेंगे ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला, क्या समझ में आ गई क्या? ओरियन नेबुला क्या है? सबसे अधिक चमकने वाले तारे के समूह को ओरियन नेबुला कहते हैं। सबसे अधिक चमकने वाले तारों के समूह क्या बोलते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अब बात है कि इसी मंदाकिनी को देखा किसने था? इस मंदाकिनी को देखा किसने था? इस मंदाकिनी को देखा था गैलीलियो ने। गैलीलियो नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम हमारे मंदाकिनी को देखा था। तो समझ में आ जाएगी क्या? समझ में आ जाएगी कि हमारे इस मंदाकिनी को किसने देखा था? तो हम लोग इस तरफ लिखते हैं, आप बात उसी के लिए बारे में बता रहे हैं। तो गैलीलियो ने क्या मंदाकिनी को देखा था। गैलीलियो ने हमारे मंदाकिनी को देखा था। तो ये बात समझ में आई कि मंदाकिनी को सर्वप्रथम पूछा किसने देखा था, तो गैलीलियो ने सर्वप्रथम मंदाकिनी को देखा था। गैलीलियो ने सर्वप्रथम मंदाकिनी को देखा था। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम लोग एक और देखते हैं कि एक पॉइंट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या होता है समझिएगा। यह है सूर्य के सबसे नजदीक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बना दिए सौर मंडल में सूर्य है और समस्त ग्रह। सूर्य के सबसे नजदीक एक तारा है। सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा है उसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो आपको सेंचुरी आपको क्या ये समझ में आ जाएगी क्या कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी किसे कहते हैं? अर्थात हमारे सौर मंडल के सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। क्या हो, ये सूर्य के सबसे नजदीकी है। सूर्य के सबसे नजदीकी। तो आपको समझ में आ गया क्या कि सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला है कि हमारे मंदाकिनी में सबसे अधिक चमकने वाला, क्या ये ओरियन नेबुला मंदाकिनी में सबसे अधिक चमकने वाला क्षेत्र, सबसे अधिक चमकने वाला क्या है? तारों का समूह है, तारों का क्षेत्र है, ये तारों का समूह है, उसे क्या बोलेंगे? ओरियन नेबुला बोलेंगे, जो मंदाकिनी में है। लेकिन सूर्य के सबसे नजदीक तारा को
सूर्य के सबसे नजदीक तारा को प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। और फिर मंदाकिनी में का आकार कैसा बोल दिया हम लोग आपको, सर्किल आकार। क्या बोलते हैं, मंदाकिनी में क्या हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल में सबसे मुखिया कौन है सौर मंडल का, तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। बल्ज क्या हो गया, बल्ज है मंदाकिनी के केंद्र को बल्ज बोलते हैं। उसके बाद फिर हम क्या लिखे, इसके कितने कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। फिर बोले हम लोग इसका किसको किसने देखा था सर्वप्रथम, तो गैलीलियो ने सर्वप्रथम इसे देखने का काम किया था। तो हम लोग इस बात को देख लिए। अब एक बात है, क्या ये मंदाकिनी घूम रही है, हाँ ब्रह्मांड में सारे जो है राउंड राउंड घूम रही है, ठीक है ना। तो तारे भी घूम रही है और आकाश गंगा भी घूम रही है, अर्थात सब घूम रही है। और सूर्य भी जो है, ये सूर्य भी जो है मंदाकिनी का चक्कर लगाते रहता है। सूर्य भी हमारे मंदाकिनी का क्या करता है बाबू, चक्कर लगाते रहता है। सूर्य भी हमारे मंदाकिनी का चक्कर लगाते रहता है। सूर्य भी हमारे मंदाकिनी का चक्कर लगाते रहता है। सूर्य भी हमारे मंदाकिनी का चक्कर लगाते रहता है। तो सूर्य हमारे मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, ये बात समझ में आ गई क्या, कि सूर्य हमारे मंदाकिनी का चक्कर लगाते रहता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि सूर्य हमारे मंदाकिनी का जो चक्कर लगाता है तो कि इसका स्पीड क्या होता है, ये पूछता है। तो सूर्य जो है हमारे, सूर्य जो होते हैं सूर्य जो है सूर्य हमारे मंदाकिनी का जो चक्कर लगाता है तो ये 250 किलोमीटर चलता है। कितना, पर सेकेंड में, मतलब एक सेकेंड में, ये एक सेकेंड में सूर्य एक सेकेंड में, एक गिने ना, ये 250 किलोमीटर चल गया। 250 किलोमीटर चल गया, अर्थात 250 किलोमीटर पर एक सेकेंड में चलता है। तो सूर्य का चाल, जो सूर्य का स्पीड होता है मंदाकिनी के एक चक्कर लगाने में, तो मतलब एक चक्कर नहीं, मतलब इस मंदाकिनी का जो चक्कर लगाते जाता है सूर्य, तो एक सेकेंड में कितना दूरी तय करता है। तो इसका होता है एक सेकेंड में 250 किलोमीटर चलता है। 250 किलोमीटर पर सेकेंड, 250 किलोमीटर, मीटर की बात नहीं कर रहे हैं, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से जो है ये इसका चक्कर लगा रहा है। लेकिन एक पूरा चक्कर यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ से फिर यहाँ तक आने में इसे कितना समय लगेगा, तो 25 करोड़ वर्ष। क्या बोले हम लोग, 25 करोड़ वर्ष, अर्थात सूर्य को पूरा चक्कर लगाने में कितना वर्ष लगता है इसको, तो सूर्य को पूरा चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य को पूरा चक्कर लगाने में कितने वर्ष बोले हम लोग, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में कितना वर्ष लगता है, 25 करोड़ वर्ष। समझ आ गया क्या, तो हाँ हम लोग कितना बोले इसका, 25 करोड़ वर्ष। तो इसको एक चक्कर को लगाने में, मंदाकिनी के एक चक्कर को लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि सूर्य एक चक्कर जो है कितना समय में लगाता है, 25 करोड़ वर्ष लगाता है, ठीक ना, 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। एक चक्कर जो है 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। तो इतना बात समझ में आ गई। सूर्य का स्पीड क्या होता है, तो क्या बोले हम लोग, सूर्य का स्पीड क्या होता है बाबू, तो सूर्य का स्पीड जो होता है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद सूर्य जो है मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, 25 करोड़ वर्ष लेती है। 25 करोड़ वर्ष लेती है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या, हाँ। उसके बाद फिर समझ में आ गई क्या, उसके बाद देखिए, जो एक चक्कर को पूरा किए उसे क्या बोलेंगे, सूर्य जब मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करता है, उसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य जब मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करता है उसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अभी आप टेंशन मत लीजिए, समझिए, हम बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट करके ही क्लास बंद करेंगे, ठीक है। आप पहले समझने का कोशिश कीजिए, बस सिर्फ वॉइस जा रही नहीं जा रही है तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। मुझे लगता है वॉइस अच्छे से ही जा रही होगी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो क्या बोले, सूर्य मंदाकिनी का पूरा चक्कर जो लगाता है उसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं।
क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। तो कितने कितने में 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। तो क्या आपको समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या। तो इतनी बातें थी आप लोगों से रिलेट। अब हम जो है आपको एक बार इसे पूरा पुनः मिटा के आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपको 15% से 20% या आपको 30% तक माइंड में दे दिए होंगे। कोई बच्चा इसमें ऐसा भी होंगे जो इतना जो पढ़ा है आपको 90 से 100% दिमाग में आ गया। कुछ बच्चा 30%। हम सबको 30% के रूप में ही लेके चल रहे हैं, पहली बार में आपको 30% समझा सके। तो चलिए फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या करना है, इसको सबको मिटा देना, फिर से समझना है हमको। क्या करना ही क्या है, तो हम इसको फिर से मिटा दिए, ठीक है ना। हम फिर से समझना है इसको। कोई बच्चा इसमें स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से समझ जाएंगे, ठीक है। समझिए, जब तक नहीं समझेंगे तब तक छोड़ेंगे हम लोग नहीं, ठीक है। तो हम लोग देखिए, हम लोग क्या देखना था, हम लोग मंदाकिनी पढ़ रहे थे। अब मंदाकिनी को क्या बोले, हम जितना वहाँ दिखे थे सब लिखेंगे यहाँ पे। मंदाकिनी, मंदाकिनी किसे कहते हैं, तो आकाश 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 जिस आकाश गंगा में क्या था बोले, तो मंदाकिनी किसे कहते हैं, जिस आकाश गंगा में हमारा जिस आकाश गंगा में जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। जिस आकाश गंगा में हमारा क्या पाया जाता है, सौर मंडल पाया जाता है, उसे हम आकाश गंगा बोलते हैं। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। दूसरी बातें क्या थी, दूसरी बातें ये थी, इसका आकार कैसा था। इसका आकार जो था, मंदाकिनी का आकार कैसा था, सर्पिला आकार था। बोलते चलिएगा हम मेरे साथ, कैसा आकार था, सर्पिला आकार था। क्या सही है, हाँ। उसके बाद सर जी, ये मंदाकिनी जो है सर जी, ये मंदाकिनी में क्या है, तो हमारा सौर मंडल है। मंदाकिनी में क्या है, हमारा सौर मंडल है। मंदाकिनी में क्या है, सौर मंडल। ये सौर मंडल में क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य है बाबू, सूर्य है। सूर्य जो है मंदाकिनी के एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, मंदाकिनी का जो एक चक्कर पूरा करता है वो एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष लेता है। एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लेता है। हम बताए आपको कि सूर्य जो है मंदाकिनी एक चक्कर पूरा करने में कितना, एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लेता है। सूर्य जो है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा साथ साथ में कि ये है मंदाकिनी है, इसमें सूर्य है। यहाँ पे क्या है, सूर्य है, और ये जो है सूर्य है। यहाँ पे मंदाकिनी है, ये मंदाकिनी है, और ये सूर्य है। तो सूर्य का एक चक्कर पूरा जो है, ये सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर घूम रहा है। कितना स्पीड से घूम रहा है, इसका स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये एक चक्कर कितना समय में लेता है, एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। ये बात समझ आ गई क्या, कि 250 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। इसका स्पीड कितना होता है, तो सूर्य का स्पीड जो होता है, सूर्य का स्पीड 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड से ये क्या करता है, मंदाकिनी का पूरा चक्कर लगाते रहता है। और किस ओर, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब देखिए, ये घड़ी है, घड़ी कैसे चलता है, ऐसे 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 चलते रहता है, ऐसे इधर से ऊपर जाता है। लेकिन ये इधर से उधर, मतलब अर्थात ये सूर्य इधर से चक्कर लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज। आपको ये भी पूछ सकता है कि जो है सूर्य जो है मंदाकिनी का चक्कर किस दिशा में, डायरेक्शन में लगाता है, एंटी क्लॉकवाइज। सूर्य जो है मंदाकिनी का चक्कर, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज में लगाता है। मंदाकिनी का चक्कर जो है एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज दिशा में लगाता है, ठीक है ना। अर्थात वो घड़ी के विपरीत दिशा में
उसके बाद मंदाकिनी कितने कक्ष होती है, तो मंदाकिनी के हम बताएं आपको, मंदाकिनी के 3 कक्ष होते हैं। मंदाकिनी के 3 कक्ष होता है। पहला कक्ष में क्या बोले थे आपको, पहला कक्ष में तारा युवा अवस्था में होता है, दूसरा कक्ष में बल अवस्था में, और तीसरा कक्ष में पहला कक्ष में युवा अवस्था में, दूसरा जो कक्ष होती है, दूसरा कक्ष में जो होती है वो लाल दानव। हम बताए लाल दानव क्या है, तारा अपना जैसे ही अपना ऊर्जा खो देता है उसे लाल दानव कहते हैं, तो वो होता है लाल दानव। तो लाल दानव दूसरा कक्ष में चले जाते हैं, और तीसरा कक्ष में वो ब्लैक होल का निर्माण कर लेती है, और ब्लैक होल जो होता है बल्ज में जाके सीमित हो जाता है, बल्ज में जाके सीमित हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 कक्ष हो गया। उसके बाद फिर मंदाकिनी को किसने देखा था, तो सर्वप्रथम मंदाकिनी को गैलीलियो ने देखा था। याद हो जाएगा क्या, सर्वप्रथम मंदाकिनी को किसने देखा था, मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। सर्वप्रथम मंदाकिनी को किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। उसके बाद फिर मंदाकिनी में सबसे ज़्यादा चमकने वाले तारों के समूह क्या बोलेंगे, बोले तो सबसे अधिक चमकने वाले तारों के समूह को सबसे अधिक अगर आप समझ गए, इस क्वेश्चन को हम समझा दिए हैं, आप कमेंट में हमको बताइएगा कि सबसे अधिक चमकने वाले मंदाकिनी में सबसे अधिक चमकने वाले तारों के समूह को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद फिर और से नाम है, आप याद कर लीजिएगा, आप कमेंट में लिखिएगा। उसके बाद मंदाकिनी में जो सूर्य होता है, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को क्या बोलते हैं, तो सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को क्या बोलते हैं, देखिएगा, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को नजदीकी तारा को क्या बोलते हैं, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को क्या बोलते हैं, बोले तो सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहेंगे, सेंचुरी कहते हैं। समझ आ गया क्या, तो इस प्रकार हम जो अभी आपको बताया है उसका रिवीजन कराए, फिर से एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। हाँ, पूरी आप डाउनलोड कर लीजिए। मंदाकिनी किसे कहते हैं, तो जिस आकाश गंगा में हमारा पृथ्वी अर्थात सौरमंडल, या हम कुछ भी समझिए, हमारा सौरमंडल रहता है, सौरमंडल करेंगे मतलब हम सब आ गए, तो सौरमंडल रहता है उसे क्या बोलते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। मंदाकिनी के में सबसे अधिक चमकने वाले तारों के समूह को क्या बोलते हैं, ओरियन नेबुला बोलते हैं, ओरियन नेबुला कहते हैं। और उसके बाद बताएं कि सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। उसके बाद बताएं कि मंदाकिनी कितने कक्ष होती है बाबू, 3 कक्ष होती है। प्रथम कक्ष में तारा जो युवा अवस्था में होता है, और अंतिम कक्ष में जो होता है वो ब्लैक होल का निर्माण कर लेता है। ब्लैक होल को किसने देखा था, तो ब्लैक होल का खोज चंद्रशेखर ने किया था, ये आपको बताए हुए थे। उसके बाद फिर सूर्य जो है कितना मतलब सूर्य जो है मंदाकिनी का एक चक्कर कितना समय में लगाता है, 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। पूरा चक्कर कितना, 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, 25 करोड़ में एक चक्कर पूरा करता है। इसे क्या बोलते हैं, जब ये पूरा एक चक्कर, जब सूर्य मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करता है, इसे ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। जब ये एक चक्कर कितना समय में, पहले बोलेंगे एक चक्कर पूरा, जो एक चक्कर जो लगाता है सूर्य कितना समय में, तो बोलेंगे हम लोग कितना समय लगाता है, तो 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। फिर इस एक चक्कर जब लगाता है, इसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। इस समय को क्या बोलते हैं, इस वर्ष को बोलते हैं, 25 करोड़ वर्ष को ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष समझ में आ गया कि सूर्य जिस अवधि में मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करता है उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य मंदाकिनी का एक चक्कर जिस वर्ष में, जितने समय में पूरा करता है उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ये ब्रह्मांड वर्ष कितना होगा, तो ब्रह्मांड वर्ष 25 करोड़ वर्ष का एक ब्रह्मांड वर्ष होगा। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार हम लोग अभी देखें, और अब आगे हम लोग थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तब
इस वीडियो को हम बंद कर देंगे। तो भी थोड़ा सा समय कुछ क्या इतना समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अगर पूरा पूरा समझ में आ गया आपको तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। थोड़ा सा और देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ गए हैं आप तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा देखने डीप में देखने की कोशिश करते हैं। मिटा दें क्या? चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब मंदाकिनी हम लोग पढ़ चुके हैं, मंदाकिनी का काम पूरा हम पढ़ लिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि मंदाकिनी का सबसे नज़दीकी तारा मंदाकिनी के सबसे अधिक चमकने वाले तारों के समूह को ओरियन नेबुला बोलते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा को क्या बोलते हैं? सूर्य के नज़दीकी तारा को प्रोक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। फिर आपको ये भी बता दिए कि मंदाकिनी कहते किसे, फिर ये होता है मंदाकिनी को सबसे प्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। फिर बताया आपको कि मंदाकिनी का सूर्य जो है चक्कर लगाता है तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से वो चक्कर लगाता है, और पूरा एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। पूरे एक चक्कर को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, जो कितना वर्ष का होता है? 25 करोड़ वर्ष का एक ब्रह्मांड वर्ष होता है। इस प्रकार हम आपको सारे पढ़ा दिए। अब जो है अब आगे थोड़ा सा हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा हम बड़ा फिगर बनाएंगे। उस फिगर में हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ों को ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग 3 कक्ष ही बनाएंगे। 3 कक्ष होता है तो 3 1 2 और ये 3 हो गया, तो हम लोग 3 ही कक्ष बनाएंगे, ज़्यादा कक्ष बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम लोग अब देखेंगे ये क्या हो गया? ये हमारा मंदाकिनी हो गया। अब मंदाकिनी में हम आपको बताए कहीं कहीं ना कहीं सौर मंडल है। क्या है ये? सौर मंडल है, और उसमें सूर्य भी है। तो कहीं ना कहीं ये सूर्य यहाँ पे सपोज दैट ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, सूर्य है, ये सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर क्या है? सूर्य के चारों ओर समस्त ग्रह है। तो हम लोग अभी हम पृथ्वी को लेकर चलते हैं। ये सूर्य है, ये क्या है? ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो अब हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो समझिए इसमें क्या है? इसमें पूरा मंदाकिनी है, इसमें तारों का पूरा एक सौर अरब तारा है, इसमें टेंशन की बात नहीं है। ये सूर्य है, लेकिन इसके सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा का समूह है। समझिएगा मेरी बातों को अच्छे से। यहाँ भी तारा है, फिर क्या है? कुछ देर के बाद यहाँ भी जाकर तारा का समूह है। अर्थात तारा बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमको वो पढ़ना है। 100 अरब तारा है, क्या उतना पढ़ पाना संभव है? क्या नहीं सर, उतना पढ़ पाना संभव नहीं है। तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे जो जरूरी है। समझिएगा, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा का समूह है, सूर्य के दूसरा सबसे नजदीकी तारा समूह, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीकी तारा का समूह जो है, तो सूर्य के सबसे नजदीकी तारा है वो, और तारा का समूह है अलग बात बोल रहे हैं हम। सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी बताए थे आपको, प्रोक्सिमा सेंचुरी। हाँ, और फिर सूर्य के सबसे नजदीकी तारा का समूह उसे बोलते हैं सूर्य के सबसे नजदीकी तारा का समूह जो है वो कितना है? वो 27 है, ठीक है ना। और दूसरा सबसे नजदीकी तारा का समूह जो है उसका संख्या 89 है। अभी समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा सा पटंग लगेगा, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए हमको, हम आपको समझा देंगे। थोड़ा समय दीजिए आपको। तो क्या बोले हम लोग? ये सूर्य है और ये पूरा मंदाकिनी है। कितने तारा है? 100 तारा है। लेकिन सूर्य के सबसे नजदीकी तारा का जो समूह है वो बोलते हैं नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र। आपको बहुत अच्छे समझाएंगे, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे हम? नक्षत्र। तो ये जो तारा का समूह है ये क्या कहलाएगा बाबू? नक्षत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नक्षत्र। आप नक्षत्र सुने होंगे कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए, तो बोलेगा हम फलना नक्षत्र में। नक्षत्र समझ में आ गया? नक्षत्र है ये। और लेकिन दूसरा जो तारा का समूह है, तो ये वाला जो है तारा मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? तारा मंडल। तारा मंडल। आपको पहले ये बात समझ में आ गई क्या? ये तारा मंडल कहेंगे। ये बात समझ में आ गई हम क्या बोले? सूर्य के सबसे नजदीकी तारा के समूह को क्या बोलेंगे? तारा इसमें एक नहीं 27 तारा का समूह है। तारा एक नहीं है, 27 गो तारा का समूह है। समझिए इसमें एक तारा नहीं, 27 गो तारा नहीं है, 27 गो तारा का समूह है। यहाँ पे 27 गो तारा का समूह है। एक समूह में बहुतों तारा होगा। इसमें कितने से 89 तारा का समूह है। अब समझने की कोशिश कीजिए बारीकी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम बोले? हम ये बोले कि सूर्य के सबसे नजदीकी तारा के समूह को नक्षत्र बोलते हैं। नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र। और फिर जो है सूर्य के दूसरे सबसे नजदीकी तारा के समूह को तारा मंडल बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्या कि नक्षत्र क्या है? नक्षत्र क्या है? नक्षत्र भी क्या है? तारा का ही समूह है। जो नक्षत्र क्या? तारा का ही समूह है। तो सूर्य के सबसे नजदीकी तारा के समूह को नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? सूर्य के सबसे नजदीकी तारा के समूह को नक्षत्र कहते हैं, और सूर्य के दूसरा सबसे नजदीकी तारा के समूह को
तारामंडल कहते हैं। सूर्य के दूसरा सबसे नजदीकी तारा के समूह को तारामंडल कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से? क्या समझ में आ गई क्या? अगर तारा समझ में आ गई है तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो क्या बोले हम लोग? नक्षत्र समझ में आ गया। क्या हम नक्षत्र के बारे में क्या बोले कि सूर्य के सबसे नजदीकी तारा के समूह को नक्षत्र कहते हैं। समझ आ गया नक्षत्र क्या है? सूर्य के सबसे नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा लिखने की कोशिश कीजिएगा। नक्षत्र क्या बोले हम लोग? नक्षत्र के बारे में क्या बोले? नक्षत्र के बारे में क्या बोले कि सूर्य के सबसे नजदीक है ये। सूर्य के सबसे नजदीक तारा का समूह, तारों का समूह। क्या समझ में आ गई क्या? तारों का समूह आपको समझ में आ गया। सूर्य के सबसे नजदीकी तारा के समूह को नक्षत्र कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीकी तारा के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 27 समूह। कितनी है? 27 समूह। उसके बाद फिर सूर्य के दूसरी सबसे नजदीकी तारा के समूह को तारामंडल कहते हैं। क्या आपको तारामंडल भी समझ में आ गया क्या? सूर्य के दूसरी सबसे नजदीकी तारामंडल समूह को तारा के समूह को क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखने कुछ नीचे करेंगे। तारामंडल क्या बोले? सूर्य के दूसरी सबसे नजदीकी तारामंडल के समूह, तारों का समूह। सूर्य थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, सो गौर कीजिएगा आप लोग। हाँ, सूर्य के दूसरी नजदीकी तारों के समूह को क्या बोलेंगे? तारों के समूह को क्या बोलेंगे? तो दूसरी तारा समूह को तारामंडल कहेंगे। और फिर सूर्य के सबसे नजदीकी तारा के समूह को नक्षत्र कहते हैं। सूर्य के दूसरी सबसे नजदीकी तारा के समूह को तारामंडल कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? 2 बातें आपको हम बताए, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताए हैं आपको। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई क्या? अगर दोनों बात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया ना? अब जैसे कि हम लोग सपोज दैट कि हम लोग पैदा होते हैं। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी को देख रहे हैं, ठीक है ना? पूरी एनसीईआरटी को गहन से देखेंगे हम लोग टेंशन की बात नहीं है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। हम लोग देखेगा कि हम लोग ये बोले थे आपको अभी कि नक्षत्र समझ आ गया। सूर्य के सबसे नजदीकी तारा के समूह को नक्षत्र बोलते हैं। उसके बाद फिर इसमें से लगातार कहीं ना कहीं 7 गो तारा का समूह दिखेगा आपको। अगर तारामंडल में कहीं भी आपको 7 गो तारा का समूह दिखता है, सूर्य के इसमें से आपको कहीं भी 7 तारा का समूह दिखता है, किस प्रकार दिखेगा? इस प्रकार 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 5 6 1 7। हाँ, इस प्रकार दिखेगा। तो 7 तारा के समूह को सप्तवर्षी बोलते हैं। एक पॉइंट और बनता है यहाँ पे, सप्तवर्षी। क्या बोले हम लोग? सप्तवर्षी किसे कहते हैं? बहुत इजी है। सप्तवर्षी क्या? सप्तवर्षी के में देखिए आपको छिपा वो कोड मिलेगा 7। तो 7 तारों के समूह को सप्तवर्षी कहते हैं। 7 तारों के समूह को सप्तवर्षी कहते हैं। समझिए, बहुत बारीकी से समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 7 तारों के समूह क्या बोलेंगे? सप्तवर्षी कहते हैं। 7 तारों के समूह को सप्तवर्षी कहते हैं। तो ये बात समझ आएगी सप्तवर्षी क्या है? 7 तारों के समूह को सप्तवर्षी कहते हैं। 7 तारों के समूह को सप्तवर्षी कहते हैं। 7 तारों के समूह को सप्तवर्षी कहते हैं। उसके बाद फिर नक्षत्र क्या था? सूर्य के सबसे नजदीकी तारों के समूह को क्या बोलेंगे? नक्षत्र बोलेंगे। नक्षत्र कितना है? 27 है। समूह 27 है। हम लोग जो पैदा होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग 12 महीना होता है।
हर एक साल में 12 मंथ होती है। 12 मंथ में जो है सूर्य ये चक्कर लगाते रहता है, यहाँ से चक्कर लगाते रहता है इस तो एक सूर्य जो है 12 मंथ में ये 27 नक्षत्र को पार करती है 12 मंथ में। लेकिन कभी कभी कौन कौन बच्चा किस नक्षत्र किस माह में जन्म हुआ और उसे जैसे कि हम लोग नाम रखते हैं बच्चे का, तो पंडित को बुझ के नाम रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि पंडित को पता होती है, जो अच्छे कुल के पंडित को पता होती है कि बच्चे किस समय में किस मंथ में पैदा हुआ है, उस समय के अनुसार से उस नक्षत्र को देखते हुए पंडित ने नाम रखता है, बच्चों को कहता है। हाँ, हमारे तो पापा लोग नाम ऐसे भी रख दिए होंगे, हमें तो पता नहीं है। लेकिन कहता है कि पंडित को पूछ के नाम रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? थोड़ा समझिएगा, ज्योग्राफी के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम बोले 27 गो समूह है किसका? नक्षत्र तारे का। और ये 27 समूह जो है ना, ये 12 मंथ में पार होता है। अगर ये 12 मंथ में 27 गो को पार कर रहा है, तो एक मंथ में कितना? एक मंथ में एक महीना में लगभग जो है 2.25। अब इसमें 12 को गुना कीजिएगा तो 27 को पूर जाएगा। तो एक महीना में 2.2 ज्यादा 2 से कुछ ज्यादा 2.25 को बोलिए 2.25 तारा समूह पार करता है। अब बात है कि किस मंथ में पैदा हुए हैं। जिस मंथ में पैदा हुए हैं उसके अनुसार से उस नक्षत्र को मिलाता है कि सूर्य उस समय किस नक्षत्र को पार कर रहा था। उस नक्षत्र के अनुसार आपका क्या करता है, आपका राशि देता है। हाँ, राशि देता है और उस राशि के अनुसार आपका नाम रखा जाता है। लेकिन आपका नक्षत्र किस समय पैदा हुए, नक्षत्र कोई और सा था, नाम कुछ और हो गया, राशि कुछ और पड़ गया, इसके कारण से थोड़ी सी कहा जाता है कि समस्याएं होती है। अच्छा बुरा जो भी होना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन नक्षत्र नाम हमारे नामकरण के समय कहा जाता है, नामकरण जो होना चाहिए बच्चों का नामकरण पंडित को, जो पंडित है इस नक्षत्र को देखने जानता है उससे नामकरण करना चाहिए। अर्थात अगर जनवरी मंथ है तो वो इस समय यहाँ पे होगा सूर्य, तो उस समय इस नक्षत्र को पार कर रहा होगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे, इस प्रकार 27 नक्षत्र होता है। तो जिस मंथ में जो पैदा हुआ है, आप अपना दिमाग लगे किस मंथ में पैदा हुए होंगे, उस अनुसार से उस नक्षत्र में सूर्य होगा। उस नक्षत्र में सूर्य होगा। अब पंडित को पूछेगा कि मान लेते हैं आपको जनवरी में पैदा हुआ, तो पंडित को पता होता है कि जनवरी मंथ में कौन सा नक्षत्र आता है, जनवरी मंथ में कौन सा नक्षत्र आता है, ठीक है। उस नक्षत्र के अनुसार, उसी नक्षत्र के अनुसार आपका उस मंथ में के अनुसार से आपका राशि फल पड़ेगा और आपका नाम रखाएगा। तो ये नक्षत्र के अनुसार, तो नक्षत्र समझ में आ गया, बहुत इजी है। सूर्य के सबसे नजदीकी तारों के समूह को नक्षत्र बोलते हैं। उसके बाद सूर्य के दूसरा से नजदीक तारा समूह तारामंडल बोलते हैं। फिर क्या सप्तवर्षी क्या था, 7 तारा के समूह को सप्तवर्षी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, 7। लेकिन एक तारा ऐसा है बाबू, एक तारा ऐसा है बहुत ज्यादा चमकता है। एक तारा ऐसा है जो बहुत ज्यादा चमकता है, समझ में आ गया, बहुत ज्यादा चमकेगा वो। एक यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है तारा, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा चमकता है, सबसे ज्यादा ही चमकेगा। ये तो 7 तारा के समूह सप्तवर्षी बोलते। एक तारा आता है जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के कौन साइड है, नीचे तो दक्षिण, उत्तर तो उत्तर, नॉर्थ साइड में सबसे अधिक एक तारा चमकता है। तो सबसे अधिक तारा चमकने वाले तारा को, समूह नहीं बोले, एक तारा सबसे अधिक चमकता हुआ एक तारा जो दिखाई पड़ता है, उसे हम लोग साइरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइरस। तो जो कि साइरस जो होता है सूर्य पृथ्वी के उत्तरी नॉर्थ दिशा में होता है, तो क्या बोले? साइरस। सबसे अधिक चमकने वाले तारे, समूह नहीं बोल रहे, तारे। लेकिन हम बोले मंदाकिनी में सबसे अधिक चमकने वाले तारों का समूह, ओरियन ने बोला। लेकिन हम बोले कि सबसे अधिक चमकने वाला तारा कौन सा है? साइरस, ठीक है, याद हो जाएगा। सबसे अधिक चमकने वाला तारा क्या है? साइरस। सबसे अधिक चमकने वाला तारा के समूह को क्या बोलते हैं? तो सबसे अधिक चमकने वाला तारा के समूह को क्या बोलते हैं? ओरियन नेबुला, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा के समूह को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के नजदीकी तारा के समूह को नक्षत्र, दूसरी समूह को तारामंडल। क्या आपको इतना समझ आ गया? सप्तवर्षी क्या है? 7 तारे के समूह को
सप्तवर्षीय बोलते हैं। 7 तारों के समूह को सप्तवर्षीय बोलते हैं। 7 तारों के समूह को सप्तवर्षीय कहते हैं। सप्तवर्षीय कहते हैं। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत है तो हमें बोलिए। हमें मेरे अंदाज से इसमें यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। हम इसके बाद यहीं से क्लास को शुरू करेंगे और विस्तार में पढ़ाएंगे। उसके बाद इसमें से आपका जो है ये चौथा आज वीडियो था। और कुछ बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन उसमें हमें फीडबैक नहीं देते हैं कि आपको क्लास कैसा लगा। आप वीडियो देखते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें फीडबैक दीजिए, सर क्लास अच्छा था, सर खराब था, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन आप वीडियो सेक्शन कमेंट में वीडियो में लिखिए, सर ये वीडियो को समझ में नहीं, ये क्वेश्चन समझ में नहीं, ये पॉइंट समझ में नहीं। हम आपको जब दोबारा क्लास लेंगे तो हम हमेशा पहले वाला क्लास जो है हम आज ले लेंगे। तो हर 7वां दिन जब क्लास हम 7 क्लास देंगे, 8वां दिन में क्लास होगा, ऑल क्लास जो 7 दिन पढ़ाए होंगे उसका रिवीजन दे देंगे एक वीडियो में। तो इस प्रकार हम आपको 100 में 100 माइंड में छपाते हुए आगे बढ़ेंगे। बस शर्त है आपका भी थोड़ा इफेक्ट होना चाहिए। सिर्फ क्लास के भरोसे रहिएगा तो फिर टीचर का जो पढ़ाया वो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आप रिवीजन ज़रूरी है, आपको रिवीजन ज़रूरी है, ठीक है ना? रिवीजन आप करते रहिए, हम बहुत एफर्ट लगा देंगे आपको पूरा दिमाग में छापने का। अभी तक हमको पूरा भरोसा है कि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर दिए, समझा दिए हैं। तो आप भी हमें फीडबैक दीजिए कमेंट में, सेक्शन में आप कमेंट में लिखिए, सर क्लास अच्छा लगा या जैसा भी लगा आपको उस अपना फीडबैक दीजिए। उसमें हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा स्थिरता से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ये ठीक है तो आप मुझे ठीक बताइए, जैसा भी आपको लगे फीडबैक दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और हम अपना जो समय दे रहे हैं हमें भी लगेगा कि नहीं अब एक बच्चे को सही मार्गदर्शन के रूप में हम दे पा रहे हैं। आपकी मतलब भविष्य को मेरे साथ-साथ हम अपनी भविष्य तो हम बना लिए हैं और बना लेंगे, बट आपकी भविष्य हम बना सकें जिस रूप में हम एक छोटा संस्था खोले थे, उस समय भी हम बच्चों को बताए थे कि हम अपनों को छोड़ के आए थे आप लोगों के लिए वहाँ पे, तो आज भी फिर से हम कुछ न कुछ अपना समय को छोड़ के आपके पास आए हैं। तो इसकी महत्ता को देखिए और इस महत्ता को देखते हुए साथ आप मेहनत कीजिए, आप सक्सेस कर जाइएगा। जिस प्रकार हम आपको पढ़ाएँ तो आप हर एक लेवल पे आप लोग सक्सेस करते गए, हमें बहुत खुशी मिला। अब जो हम आपको इस रूप में पढ़ा रहे हैं, इसमें जब सक्सेस कीजिएगा हमको बहुत अच्छा लगेगा और पढ़ाने में इतना मन लगेगा कि हम जो है आज व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा पा रहे हैं। और अभी तक जब से हम पढ़ा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, अभी हमारी जब ये हमें लगेगा कि नहीं हम अच्छा कर पा रहे हैं आप लोगों के लिए, अब अच्छा करने लगेंगे तो फिर हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम उसके लिए भी कुछ अच्छा एफर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप फीडबैक देने की कोशिश कीजिए। थैंक यू बच्चों।